तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने प्रागैतिहासिक कालखंड तक को पढ़ा था, वहीं से हम क्रमिक रूप से फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने खंडों में किया गया है और किन के द्वारा किया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इस वर्गीकरण को, चूंकि हमें भारत के रेफरेंस से पढ़ना है, तो इस भारत के रेफरेंस के साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैश्विक स्तर पर इसका वर्गीकरण किसके द्वारा और कैसे किया गया। तो एक व्यक्ति है, विद्वान है, इतिहासकार है, जर्गनेस थॉमसन ने 1820 में प्रागैतिहासिक कालखंड को 3 भागों में बांटा था। तो कौन-कौन सा? पूरा पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अगर भारतीय स्तर पे बात करें तो भारतीय स्तर पे 3 ऐसे विद्वानों को देखा जाए, मतलब 3 विद्वानों की श्रेणीगत चीजों को देखा जाए तो उन्होंने प्रागैतिहासिक कालखंड को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने की कोशिश किया है। अगर बात करें सर जॉन लुबाक को, तो इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक पूरा पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। और ये कब बांटा? तो ये 1865 में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो लार्टेट है, और इन्होंने इसको 3 भागों में बांटने की कोशिश किया। ये बांटा 1870 में। तो इसमें इन्होंने इनका मानना था कि कोई कालखंड की शुरुआत या अंत एकाएक नहीं होती है, उसके मध्य एक संक्रमण काल होता है। ठीक है। तो इस आधार पे उन्होंने इन दोनों के मध्य, यानी कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य एक मध्य पाषाण काल के खंड को भी उन्होंने वर्गीकृत करने की कोशिश किया। अगर हम अन्य मतों की बात करें तो अन्य मतों ने के एक अनुसार देखा जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नौ उत्तर पाषाण काल, और नौ उत्तर पाषाण काल के बाद है धातु युग है। और धातु युग में आपका ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। यानी कि ताम्र पाषाण काल, जहाँ पे तांबे के साथ साथ धातु का प्रयोग किया गया। कांस्य युग मतलब हड़प्पा सभ्यता, और लौह युग मतलब उत्तर वैदिक का काल। तो चलिए हम आगे इसको फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। इस क्रम में अगर हम देखें तो जो हमारा पहला इसमें है कि पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग बेसिक चीजों को स्टडी करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। इसका जो कालखंड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के, मतलब आज से 25 लाख वर्ष से लेकर के 10,000 से 12,000 ईसा पूर्व के बीच के मध्य इसका कालखंड माना जाता है, जो कि मानव इतिहास या मानव विकास के दृष्टिकोण से ये सबसे लंबा कालखंड रहेगा। और इस कालखंड में मानव अपने विकास के दौर में सबसे लंबे समय तक इसमें अपना समय व्यतीत करेगा। अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की, तो ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, पैलियो और लिथिक, और प्लस इसमें एज है। देखिए ये लिथिक शब्द और जो एज शब्द बार बार आएंगे, तो हम लोग इसको यहीं पे, लिथिक का मतलब होता है पाषाण या पत्थर, एज मतलब आप सबको पता है पाषाण एज मतलब काल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि पेलियो का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि अगर तीनों को अगर संयुक्त रूप से स्टडी करें, पढ़ें, तो क्या मिलेगा हमें? यानी कि प्राचीन पाषाण युग, यानी कि वो युग जहाँ पे पाषाण के विषय में, पाषाण को रेफरेंस रख करके उसका अध्ययन किया जाए, लेकिन कौन से बेस पे? तो प्राचीन काल के बेस पे, प्राचीनतमता के बेस पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल का अगर उदय की बात करते हैं, तो उसका उदय कब हुआ था? तो इसका उदय जो हुआ था अभिनूतन काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिनूतन काल को प्लेस्टोसीन एज भी कहा जाता है, और ये एक भूवैज्ञानिक काल है जिसका जो लगभग जो समय अवधि होती है वो लगभग आज से 20 से 25 लाख वर्ष पहले की अवधि होती है। और इस कालखंड में जो है मानव, हाथी, घोड़ा आदि का भी उदय हुआ। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस कालखंड में मानव जो है स्वभाव से क्या वो मानव रूप में था या कुछ अलग था? तो मानव इस एज में जो है वो आखेटक एवं अंगग्रहण मतलब क्या संग्रह करता था। और बात करें निवास कहाँ करता था, तो निवास जो ये जंगलों यानी कि पेड़ों पे और गुफाओं में रहा करता था। इस पूरा पाषाण काल को भी जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हथियारों के या औजारों के निर्माण
के आधार पे इसको ना 3 चरणों में बाँटा गया है। कौन-कौन सा? निम्न पुनर्पाषण काल, मध्य पुनर्पाषण काल और उच्च पुनर्पाषण काल। और आखिरी बात करेंगे हम लोग अन्य विशेषताएँ। चलिए, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा किया है कि अभिनूतन काल क्या होता था। ये क्या है? कह रहे हैं कि भारत में पुनर्पाषाणिक सभ्यता का विकास अभिनूतन काल में या प्लेइस्टोसीन एज में हुआ था। इस काल में पृथ्वी पूरी तरह से किस चीज से? बर्फ से ढकी हुई थी। चूंकि ये भूवैज्ञानिक काल है, कह रहे हैं कि प्लेइस्टोसीन एज 20 लाख वर्ष पूर्व एक भूवैज्ञानिक काल है जिसमें बर्फ या हिम युग अपने अंतिम चरण में था। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। बस यहाँ पे ये जानना है कि भारत में पूरा पाषाण काल का जो है शुरुआत वो कब हुआ था? तो प्लेइस्टोसीन एज में माना जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव उद् विकास के बारे में, यानी कि उस पर हम लोग ऑलरेडी प्लेइस्टोसीन एज में हमने चर्चा कर लिया है, मानव का उद्भव हो चुका था। तो इसी क्रम में हम पहले सबसे कोशिश करेंगे कि एक-एक करके जो श्रृंखला वाइज डिस्कशन करते हैं उससे में हम कोशिश करेंगे मानव उद् विकास के बारे में चर्चा करने के लिए। मानव उद् विकास की चर्चा अगर किया जाए तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो मानव अ, उद् विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। और इसका वर्णन जो है उन्होंने अपनी एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया है, और ये कब? तो 1859 में किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव का उदय हुआ कैसे और किस चीज से? तो प्राइमेट्स नामक एक बंदर था, और उसी बंदर से इसकी उत्पत्ति देखिए यहाँ पे प्राइमेट्स नामक बंदर से हुआ था। अब सवाल है कि प्राइमेट्स का अर्थ क्या होता है? तो प्राइमेट्स का अर्थ होता है मानव जैसा दिखने वाला, वर्तमान मानव जैसा दिखने वाला एक बंदर, यानी कि सीधा चलने वाला एक बंदर। अगर नेक्स्ट बात करें कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मानव की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण अफ्रीका से। अफ्रीका में भी वर्तमान का दक्षिण अफ्रीका, यानी कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ से आपकी मानव की उत्पत्ति शुरुआत हुई थी। और ये जो मानव था, सबसे पहले जो पहला आदि मानव था उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका नाम था। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव सभ्य कहाँ बने। तो कहते हैं कि मानव के पास जब लिखने की कला आती है तो उस कालखंड में मानव को हम सभ्य मानने शुरू कर देते हैं। तो मेसोपोटामिया में आज से 3200 ईसा पूर्व के आसपास लिखने की कला का प्रारंभ हुआ था, और इसी प्रारंभ के साथ हम मानव को सभ्य मानना स्टार्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब मानव जो विकास है उसके अगर देखा जाए तो देखिए पहले अगर हम लोग देखें तो मानव क्या था? पहले बंदर था। अब बंदर से धीरे धीरे क्या हुआ? ये वर्तमान होमोसेपियंस, मतलब क्या? होमोसेपियंस तक वो आके यहाँ हम वर्तमान स्वरूप में हैं। और देखिए लगातार अभी भी चीजें परिवर्तित हो रही है, क्योंकि देखिए चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है कि मानव शरीर या मानव या कोई जीव किसी भी चीज अपने अंग को या किसी भी मतलब गतिविधि के आधार पर जिस चीज का वो प्रयोग कम से कम करता है, वो एक वक्त के साथ उसकी विलुप्ति हो जाती है। तो मानव शुरू से सक्रिय रहा है, और इसी सक्रियता के आधार पे इसके अस्तित्व को हमने देखा कि ये हमेशा से अपने आप में क्या प्रगतिशील रहा और आगे बढ़ता रहा। अब अगर हम क्रमिक रूप से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करें, मानव इतिहास को समझने की कोशिश करें, तो देखिए पहला जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपके अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक जो प्रथम मतलब क्या बंदर था, जिसे माना जाता है कि होमोसेपियंस या आधुनिक मानव का उत्पत्ति हुआ था। तो ये कह रहे कि ये सीधा चलने वाला प्रथम बंदर था। उसके बाद जो था वो जिनजांथ्रोपस था, और इसकी उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका में हुई थी। ठीक है। और यह कह रहे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ही एक क्या थी? ये उपजाति थी, और ये औजार बनाना जानते थे। इस बात को ध्यान रखेगा। आगे अगर हम लोग देखें तो तृतीय श्रेणी में जिसका नाम था जावा मानव या होमो इरेक्टस, यह कह रहा है कि ये जो है एशिया हिंद महासागर में, यानी कि जो जावा द्वीप है उसकी हम लोग बात करते हैं, वहां पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। और कह रहा है कि यह प्रथम आदि मानव था जिसका विकास अफ्रीका से बाहर हुआ। जाहिर सी बात है ये दोनों कहाँ पे हुए? अफ्रीका में, लेकिन ये कहाँ पे हुआ? आपका जावा द्वीप पे। तो डायरेक्टली है कि ये अफ्रीका से बाहर था। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि ये पृथ्वी पर सीधा चलने वाला प्रथम मानव था। यहाँ पे हम लोग बंदर की बात की है। नेक्स्ट बात करें कि इसी के द्वारा ही सर्वप्रथम किस चीज का प्रयोग किया गया था? आग का प्रयोग किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेकिंग मानव की बात करते हैं, तो ये इसकी उत्पत्ति हुई थी चीन में। नियंडरथल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति थी जर्मनी में।
पिल्ड डाउन की उत्पत्ति हुई थी ब्रिटेन में, क्रो मैग्नन की उत्पत्ति हुई थी फ्रांस में। अच्छा देखिए अगला है होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव, और इसकी उत्पत्ति थी पामिर के पठार में। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका 8 नंबर, 7 नंबर, उसके बाद 3 नंबर और 1 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक तो पूछा जाता है कि जो आधुनिक मानव है उसका उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो होमोसेपियंस उसका नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आधुनिक मानव होमोसेपियंस है उनके उसके हाल के पूर्वज कौन है, तो क्रो मैग्नन, क्योंकि इस पूर्वज कौन होते हैं हमारे, जो पीछे होते हैं, यानी कि हमसे पहले के जो होते हैं वो पूर्वज होते हैं। तो ये फ्रांस में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है, किंतु उन बानरों का जीवाश्म शिवालिक की पहाड़ियों में मिले हैं, जिनसे मानव तथा वर्तमान बानरों का विकास हुआ है। तो वो जो कह रहा है कि जो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में है दो जीवाश्म, मतलब आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। पहला रामापिथेकस, दूसरा शिवापिथेकस। रामापिथेकस का जो साक्ष्य मिला है, दो जगह मिला है, एक आपका कच्छ का रण और दूसरा शिवालिक पहाड़ी में। अगर बात करें शिवा पिथेकस की, तो ये हुआ है शिवालिक में इसकी खोज हुई है, और ये जो है इसके जो खोजकर्ता है वो है जी एडवर्ड लिविस है, और इनके द्वारा इसको खोजा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि नियंडरथल के बाद आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। अब बात करते हैं होमोसेपियंस की उपप्रजाति की, तो होमोसेपियंस की 3 उपप्रजाति हैं। कौन कौन से, क्रोमैग्नन है, ग्रिमाल्डी है, और चांस लेड है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें कौन कौन से मतलब का निजातीय आधार पे कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से ट्राइब शामिल हैं, या हमारा जो विकास हुआ है वो विकास के क्रम में हमें कौन कौन से शुरुआत से लोग थे भारत में। तो उसमें अगर देखा जाए तो इस निर्जातीय विभाजन को जो 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। पहला है एस रिजले, जिनका नाम है हॉर्बर्ट लीजे, दूसरा है एच एस हंटन, और वी एस गुहा सर। तो इन्होंने अलग अलग अपने तौर तरीकों से अलग अलग बेस पे इसको रिकॉग्नाइज करने का कोशिश किया है। अगर रिजले साहब की बात करें तो ये भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे, और इन्होंने भारतीय आबादी को 7 भागों में विभाजित करने की कोशिश किया है। एच एस हंटन साहब ने 8 भागों में, और बी एस गुहा साहब ने 6 भागों में बांटा है। और इन 6 भागों को भी 9 उप प्रजातियों में बांटने का कोशिश इन्होंने किया है। तो कौन कौन से उसको हम एक बार देख लेते हैं। हमें पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस उसी को हम लोग देखेंगे। ये सबसे पहले ये 3 नाम तो आपको 100% याद होने चाहिए कि कौन कौन थे। इन्होंने 7 भागों में जो बांटा है उसमें कौन है, मंगोल है, भारतीय आर्य है, द्रविड़ है, मंगोल द्रविड़ है, आर्य द्रविड़ है, शक द्रविड़ है, और तुर्की ईरान है। इनका मानना है कि भारत में जो वर्तमान लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसी प्रजाति से जुड़े हुए हैं। अगर हम वीएस गुहा साहब की बात करें तो उनका मानना है कि भारतीय जो आबादी है उसमें निर्जातीय आधार पे कौन कौन लोग शामिल हैं, तो वो ये सारे के सारे लोग शामिल हैं, जैसे कि निग्रेटो, प्रोटो या आद ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, उसके बाद है पश्चात लघुलिश रश्क, और नाडिक लोग। इस इनसे मिल करके वर्तमान में जो भारत के जो है वो लोग कहीं ना कहीं उनका संबंध इन्हीं से है। आगे अगर हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने पूरा ऊपर ही बताया था कि पूरा पाषाण काल को भी जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ समकालीन लोगों के द्वारा बनाए गए हथियारों में परिवर्तन के आधार पे इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन सा है, तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, उसको भी एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें मैंने एक पिक्चर ऐड किया जिसमें मैंने बताने की कोशिश किया है कि जो आदि मानव थे वो कैसे जीवन बसर करते थे। तो उनका मेन था भाई जानवरों को मारो, फिर जंगलों से फल फ्रूट्स को संग्रहित करो, स्टोर करो और उसको खाओ, अपना जीवन बसर करो। इसके अलावा उनके लाइफ का कोई और मोटिव नहीं था। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बात करने में हम बात करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल का। तो इसका कालक्रम
25 लाख से लेकर के 9 लाख ईसा पूर्व या बीसी माना जाता है। कह रहा है कि इस काल में औजार बनाने के लिए मुख्यतः क्वार्टरजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि इस काल में मुख्य रूप से दो प्रकार के औजारों की प्रधानता थी। कौन कौन था? तो चॉपर चॉपिंग टेबल उपकरण और दूसरा हैंड एक्स। इसमें कह रहा है कि जो चॉपर चॉपिंग जो टेबल उपकरण है, इसमें जैसे कि ये जो चॉपर है, इसको एक धारी, मतलब जैसे कि एक धारी जो चाकू होता है ना, उस टाइप का ये था। चॉपिंग का मतलब होता है दो धारी हथियार, ठीक है। और ये सबका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ? तो नदियों में, ये चूंकि ये पत्थर है और नदियों में दिखेगा पानी के धार से इस तरह के पत्थरों का निर्माण होता है। समान तौर पे देखेगा जो बालू घर बनाने के लिए आता है तो उसमें इस तरह के पत्थर देखने को मिलता है, ठीक। तो ये सारे के सारे इस टाइप के पत्थर थे। और ये पत्थर, ये कौन है? तो ये क्वार्टरजाइट पत्थर है। और कह रहे हैं कि देखिए, समान तौर पे किसी सभ्यता या कालखंड का जो नामकरण होता है, वो नामकरण उस कालखंड में प्रयोग की जाने वाली वस्तु या स्थान अ, या वर्तमान परिस्थितियों में उसके जो भी लोकेशन है, उस उन सब के आधार पे उनका नामकरण किया जाता है। जैसे कि देख लीजिए कि अगर हम बात करें कि पूरा पाषाण या हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक लोग किस चीज का यूज किए? तो कांस्य से निर्मित धातुओं का यूज किए, इसलिए हमने उन्हें उसको कांस्य युग कर दिया। हम चूंकि अभी जो पाषाण युग पढ़ रहे हैं, उस पाषाण युग में भी हमने इसको पाषाण युग इसलिए नाम दिया क्योंकि उस वक्त सबसे अधिक किस चीज की वस्तुओं का प्रयोग किया गया था? तो पत्थर से निर्मित वस्तुओं या औजार का प्रयोग किया गया था। उसी तरीके से इस निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक सॉरी, ये जो चॉपिंग प्रकार के ही औजार मिले हैं, इसलिए इस संस्कृति को, इस कालखंड को चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति का नाम दे दिया गया। अच्छा, इस चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति का जो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो किया था, वो एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है एचएल मोबियस है शायद, हाँ हाँ कंफर्म, एचएल मोबियस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एचएल मोबियस, एच एल मोबियस, मोबी एस, इससे शायद नहीं, मोबी, मोबी, मोबी एस। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिए, उसका क्या नाम था? यानी कि चॉपर चॉपिंग जो टेबल संस्कृति है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एच एल मोबी यस के द्वारा किया गया था, ठीक। अगर फिर अगर बात करें कि इसका प्रथम साक्ष्य कहां से मिला था, तो सोहन घाटी से इसका प्रथम साक्ष्य मिला था, जो कि सोहन घाटी किसकी साइड में दी है? तो सिंधु की। और किसके द्वारा खोज की गई थी भाई? तो ये, अच्छा एक चीज और है कि ये कहाँ पे है? तो वर्तमान पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, और खोज किया गया था डीएन वाडिया के द्वारा। कब? 1928 में। अगर हम दूसरा बात करें कि दूसरे प्रकार का जो हथियार था वो कौन था जो इंपॉर्टेंट है, वो है हैंड एक्स, मतलब कुल्हाड़ी। और अगर इसका साक्ष्य की बात की जाए तो इसका साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ मिला है? तो मद्रास के समीप मिला है। और मद्रास के समीप कहाँ पे? दो जगहों से, एक वादमदुराई से, एक अतिरपक्कम से। तो इस संस्कृति को हैंडक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में किस चीज की मिली है? साक्ष्य। वहां पे मिला है आपके हैंडक्स यानी कि कुल्हाड़ी की। आगे हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल के। तो पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल के हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे चीज कुछ छूट रहा है, छूट नहीं रहा, एक्चुअली ये डबल हो गया, नहीं डबल नहीं, ठीक है। इसमें जो है इसके प्रमुख स्थलों के बारे में है। तो उसके प्रमुख स्थलों में कौन कौन से? तो पहला बेलन घाटी है। बेलन घाटी कहाँ है? तो ये मिर्जापुर यूपी में है, ठीक है। और इसको ना भारतीय प्रागैतिहासिक कालखंड का प्रयोगशाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी अधिक मात्रा में मतलब क्या, पूरा पाषाण काल से संबंधित चीजों का साक्ष्य मिला है कि यहाँ पे आपको जाने से पता चलता है कि जो प्रागैतिहासिक कालखंड में जो पूरा पाषाण कालीन जो लोग थे, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, वो सारी ऐतिहासिक मतलब घटनाओं का ज्ञान यहाँ से होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक कालखंड का प्रयोगशाला कहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो है निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर नौ पाषाण काल तक के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है
लोहंदा नाला क्षेत्र, और ये बेलन घाटी के समीपी है, ठीक है, जो मिर्जापुर यूपी में है। और यहाँ पे खास क्या है, तो यहाँ से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं तो भीमबेटका है, जो कि एमपी में है, ठीक है। और इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की गई थी वीएस वाकंकर के द्वारा 1928 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कि यहाँ से अगर संबंधित गुफाओं की संख्या बात करें तो अप्रॉक्स लगभग निम्न पूरा पाषाण काल से केवल यहाँ पे लगभग लगभग 600 गुफाओं मिले हुए हैं। और इस यहाँ के गुफाओं में जो चित्र है वो सबसे अधिक किस चीज का है, तो हथेली का है, ठीक है। और इन चित्रों में सबसे अधिक जो रंग किया गया है किस चित्रों रंग से, तो वो हरे और लाल रंग से। नेक्स्ट बात करते हैं हथनौरा का, तो कह रहे हैं कि हथनौरा की अगर बात करते हैं एमपी में नर्मदा घाटी होशंगाबाद जिले के पास में है। और इसकी खोज की थी अरुण सोनाकिया 1982 में। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है कि अगर साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत बार पूछा गया है। और ये जो मानव की खोपड़ी जो मिली है वो ये एक मतलब भारत में प्राप्त अभी तक एकमात्र मानव की खोपड़ी है, ठीक है। और ये जो खोपड़ी है ये खोपड़ी किस आदि मानव से संबंधित पाया गया है, तो इसको पाया गया कि ये खोपड़ी जो है होमो इरेक्टस के अंतर्गत आने वाले जो थे आदि मानव उन्हीं का हो ना हो ऐसा संभावना जताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थल पे, तो निवास से जो महाराष्ट्र से संबंधित है, बोरी है ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर जो नोट पॉइंट करके हम लोग देखें तो कह रहा है कि यहाँ पे ना हैंडेक्स की अगर बात करते हैं, हैंडेक्स में अगर देखा जाए तो हैंडेक्स में क्या क्या है, तो हैंडेक्स में देखिएगा, हैंडेक्स में है कि अगर पत्थर की बात की जाए तो ये पत्थर का प्रथम साक्ष्य मिला था पोलवरम में। और किसके द्वारा, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा खोजा गया था 1863 में। और अन्य अगर अन्य की बात की जाए, अन्य जो पत्थर के जो कुल्हाड़ी मिले थे वो कहाँ गए, तो वादम दुराई से और अतिरपकम से। अगर तांबे की कुल्हाड़ी की बात किया जाए तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली थी, वो सीधे अतिरपकम, ये भी मद्रास तमिलनाडु के समीप है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मध्यपूरा पाषाण काल के, तो मध्यपूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्यपूरा पाषाण काल में खास बात ये थी कि इसमें जो है मैंने पहले ही बताया कि मौसम या जलवायु परिवर्तन के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण किया है, मतलब जो इतिहासकार है उनके द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। तो कह रहा है कि इसको एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है फलक संस्कृति। तो आपको इनडायरेक्टली समझ में आ गया होगा कि फलक संस्कृति क्यों कहा जाएगा, क्योंकि हो ना हो इस कालखंड में इस फलक टाइप के औजारों का निर्माण सबसे अधिक किया गया होगा और इसका यूज भी किया होगा, तभी इस संस्कृति को हमने फलक संस्कृति का नाम दिया है। अगर अगला बात करें तो अच्छा, इसी में अगर हम लोग देखें करें कि क्योंकि मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण की अधिकता पाई गई है, अधिकता पाई गई मतलब सबसे अधिक यूज किया गया होगा। कह रहा है कि अगर बात किया जाए तो इस कालखंड में औजार बनाने के लिए क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पे जैस्पर शर्ट फ्लिंट पत्थर आदि का प्रयोग किया जाना लगा। यानी कि समान तौर पे दिखेगा जो पत्थर हम जो ऊपर पढ़े हैं, क्वार्टरजाइट पत्थर जिसको हमने बोला है कि नदियों से मिलेगा, चौपट शॉपिंग जो पेबल संस्कृति है, तो उसको अगर वो पत्थर नदी से मिलते हैं, सपोज कीजिए अगर उसको किसी पत्थर पे दूसरे पत्थर पे मारिए तो पत्थर जब फूटता है तो फूटने के बाद उसमें से जो एक चट जिसको बोलते हैं ना, चट निकलता है, तो वो क्या होता है, काफी धारदार हो जाता है। तो ये क्वार्टरजाइट पत्थरों की जगह पे क्या किया गया, उसी पत्थरों से जो है एक तरीके से एक अन्य तरह के औजार बनाए गए जिसमें जैस्पर शर्ट फ्लिंट आदि ये सारे पत्थरों का उपयोग किया जाता था। एक तरीके से उनके हथियार बनाने की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, पहले से बढ़ गई। नेक्स्ट बात करें कि इस कालखंड में जो प्रमुख जो औजार थे वो फलक था, बेदनी था और छेदनी था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख स्थल की बात करें तो नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेलन घाटी, तुंगभद्रा घाटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते करें कि सर्वप्रथम कुत्तों को पालतू बनाने की जो प्रक्रिया का जो शुरू हुआ था इसी कालखंड से माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्च पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो उच्च पूरा पाषाण काल में देखेगा इसका जो कालखंड है उसका जो समय अवधि है वो 40,000 से लेकर के आपका 10,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें है कि उपकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें दो प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते थे। मुख्य रूप से ये ब्लेड था, ठीक है, और समान उपकरण में तीक्ष्णी, खुरचनी, हार्पुन और सुई होता हुआ करती थी। यानी कि इसमें भी देखिएगा कि पहले के अपेक्षा जो हथियार हल्के बनाए जाएंगे, काफी धारदार बनाए जाएंगे, ये सारे पत्थर के ही रहेंगे।
लेकिन क्या होगा ना कि पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल से हम जैसे ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल, तो हथियारों का जो आकार है, उस आकार में क्या होगी, उनकी आकार में अब वो कमी आएगी, यानी कि वो आकार इस काल में निम्न पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा, और धीरे धीरे इनमें क्या हो जाएगी, अब छोटे छोटे हथियार का स्थान ये लोग लेना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन क्वालिटी में, गुणवत्ता में ये हथियार क्या हो जाएंगे, बहुत ही तीक्ष्ण। जैसे कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, पहले एक बहुत बड़े पत्थर से लोग जानवरों को मारेंगे, अब ये फूट जाएगा, ठीक है, तो ये काफी धारदार हो जाएगा, चौक हो जाए, इसको क्या करेंगे, वो बहुत बड़े बड़े लकड़ियों में बांध लेंगे, उसको भाला बना लेंगे, फिर कुल्हाड़ी बना लेंगे, और ये चूंकि अब क्या हो जाएगा, ये केवल धार वाले से रख करके वो बहुत दूरी से, बहुत अलग, मतलब क्या, दूर स्थित जानवरों को भी बहुत दूर से वो मार के गिरा देंगे, छोटे छोटे जानवरों को भी मारने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनको अब मेहनत कम लगेगा और वो आसानी से शिकार कर पाएंगे। तो कुल मिला के कहा जाए तो कुल मिला के ये था कि इस कालखंड में जो है, हथियारों को बनाने की जो गुणवत्ता है वो निम्न पूरा पाषाण काल से हम आगे जैसे बढ़ेंगे, चाहे वो मध्य पूरा पाषाण काल हो, उच्च पूरा पाषाण काल हो, या मध्य पाषाण काल हो, या नौ पाषाण काल हो, वो अब औजारों को बनाने की जो तकनीक है ना, उसमें सुधार आएगी। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अन्य नाम की बात करते हैं, ये इसको बोलते हैं सल्फ फलक संस्कृति, ठीक है, वो फलक ही होगा, अब उसमें थोड़ा सा और उसकी गुणवत्ता में बढ़त हो जाएगी। क्यों दिया जाएगा भाई, तो मैंने पहले ही बोलता था कि जिस कालखंड में जिसकी अधिकता होती है उसको उस संस्कृति का नाम दिया जाता है, तो इसमें सल्क फलक की सबसे क्या थी, अधिकता थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके स्थल कौन कौन से, तो बेलन घाटी और सोन घाटी इसके प्रमुख स्थल थे। और इन दोनों स्थलों की खोज किसके द्वारा, तो जी आर शर्मा के द्वारा आपका किया गया था, और कब किया गया था, 1960 में। अब अन्य विशेषता की बात करें तो कह रहा है कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति इसी कालखंड में हुई थी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस है इसका उदय कब हुआ था, तो इसी काल में हुआ था। साथ ही ये भी है कि इसी कालखंड में नए चकमक पॉलिश उद्योग का भी स्थापना हुआ था। जैसे कि मान लीजिए जो बड़े बड़े पत्थर है, उन पत्थरों को अब तोड़ा गया, तोड़ करके जो चट टाइप का, मतलब उनसे निकाल करके उनके चट से हथियार बनाया गया। अब इन हथियारों को क्या किया गया, इसमें ना और उसको, मतलब उसको घिस घिस के और तेज कर दिया गया। तो घिस घिस के जब तेज किया गया तो ये क्या लगा, चमकने लगा। इसीलिए इस उद्योग को या इस तकनीक को बनाने के, औजार की तकनीक को क्या किया गया, नए चकमक पॉलिश उद्योग, मतलब उद्योग की स्थापना की गई, यानी कि ये पहले से और चमकदार हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव विकास, अच्छा ये वन लाइनर है जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। कह रहा है कि पूरा पाषाण काल मानव विकास प्रक्रिया की सबसे लंबी अवधि थी, क्योंकि देखा जाए तो मानव ने अपने अस्तित्व के आरंभ से, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के होमोसेपियंस तक की अगर पूरी अवधि की बात करें मानव विकास की प्रक्रिया में, तो कह रहा है कि मनुष्य ने अपने अस्तित्व के आरंभ से लेकर के, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के होमोसेपियंस तक का जो 99% जो हिस्सा है, शिकारी, अखेटक और संग्रहकर्ता के रूप में बिताया। और इस प्रकार कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो मानव सभ्यता का जो है 0.001% ही ऐतिहासिक है, यानी कि बाकी सारा का सारा क्या है, ऐतिहासिक या शिकारी या अखेटक के रूप में मानव ने बिताया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान तो हो चुका था, किंतु ये इससे परिचित नहीं थे। आगे अगर हम बात करें, अच्छा अग्नि के बारे में अगर हम लोग बात करें, हालांकि अगला पॉइंट तो इसमें है ही, लेकिन आग के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो देखिए, आग का अगर देखा जाए तो आग की जो खोज है, ठीक है, सबसे पहले आग की खोज अगर बात किया जाए तो निम्न प्रपाषण काल में माना जाता है। और वहां से संबंधित, यानी कि इसी कालखंड से वहां से संबंधित कुछ चूल्हे के प्रमाण, जैसे कि बिलासुरगाम जो आंध्र प्रदेश है, वहां से साक्ष्य मिलेंगे। अगर आग के ज्ञान की बात करें तो आग का ज्ञान उच्च पूर्वपाषाण काल में हुआ, ठीक है। और आपके आग से इस काल में परिचित लोग नहीं हुए, और पूर्णतः परिचित की कंडीशन में देखा जाए तो वो कहाँ पे हुए, नौपाषाण काल। और पहला आग प्रयोग करने का जो साक्ष्य जो मिलता है, वो एक चीन की गुफा है जिसका नाम है चाओ जी कोजिया, जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। उसी में सबसे पहले आग के मतलब क्या उपयोग या की बात, मतलब क्या मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें कि वो कौन से आदि मानव थे जिनके द्वारा सबसे पहले आग का
यूज किया गया था, तो पहले आदि मानव अगर बात किया जाए तो मतलब जिन्होंने आग से अपने आप को रूबरू किया था वो होमो इरेक्टस इरेक्टस थे। और नवपाषाण काल में आग का प्रॉपर तरीके से अभी यूज होना स्टार्ट हो गया। प्रॉपर तरीके से कैसे, जैसे कि नवपाषाण काल में लोग जो है अब अस्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर दिए जानवरों को भगाने के लिए, क्योंकि आग अक्सर जंगल में लगता था, जानवर भागा करते थे। तो एक तरीके से आग से ना जानवरों को ना डर हो गया था कि भैया आग जहां है वहां से भाग जाओ वरना जल जाओगे। तो इस डर का प्रयोग इंसानों के द्वारा जानवरों को भगाने में किया गया। और उन्होंने देखा कि जंगल में जब आग लगी तो उस आग में ना बहुत सारे जानवर मर चुके और जल गए हैं। क्योंकि उनको भूख लगा और वो खाना स्टार्ट किए, तो उन्होंने पाया कि ये जो आग में जो जले हैं वो जानवर अपेक्षाकृत कच्चे मांस की अपेक्षा अच्छे हैं। अब उन्होंने क्या किया, मांस को पका के खाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज की, अगर एक जगह रहना है, क्योंकि नौपाषाण काल में हम अस्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर देंगे, एक जगह अगर रहना है तो एक जगह रहने के लिए अब वहां जानवर आ रहे हैं तो उनसे सुरक्षा चाहिए, तो अगल बगल में उन्होंने क्या किया, आग जला करके रखना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से नौपाषाण काल में जो है लोगों को एकदम आग जलाना अब व्यवहारिक रूप में उन्होंने सीख लिया था। यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वप्रथम आग के प्रयोग का प्रमाण जो है इस काल में चीन के एक कौन सी गुफा, तो चाओ जो कोजियन में प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न पुनर्पाषाण काल में निम्न पाषाणकालीन स्थल बिलासुरगाम जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, से सर्वप्रथम चूल्हे का प्रमाण मिला था। तो जाहिर सी बात है भैया, चूल्हे का यूज किस लिए किया जाता है, खाना बनाने के लिए, तो उसमें किस चीज का यूज किया जाता है, चूल्हे में आग का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं पूरा पाषाणकालीन स्थल महाराष्ट्र के जलगांव स्थित पटनी नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंडे पर अलंकरण मतलब उस पर कुछ कलाकारी करना के साक्ष्य मिले हैं। अगर अंडे के छिलके की बात करें, अंडे के शिक्षक की अगर छिलके की बात, तो ये राजस्थान में मिला है, जिसका जो अवधि कितना है, यानी कि कितना वर्ष पुराना है, तो 40,000 पुराना है। और महाराष्ट्र से 25,000 पुराना अंडे का छिलका मिला है। अच्छा, इस पैराग्राफ में मैंने कोशिश किया कि जितने भी घटनाक्रम है उन सबको मैंने समराइज किया है पूरा पाषाण काल से संबंधित। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि वस्तुतः पूरा पाषाणकालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक पर आधारित था। वे प्रधानतः आखेटक यानी कि शिकार पे निर्भर थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल यानी कि फल वगैरह था। आग के प्रयोग से वो अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस ही खाते थे, क्योंकि वो नौपाषाण काल में क्या हो जाएगा, आग से परिचित होंगे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान नहीं होगा, और वो इसी वजह कि वो क्या हो जाएंगे, घुमक्कड़ेंगे, यहाँ से वहां, वहां से कहीं और घूमते रहेंगे आखेटक की खोज में, गुफाओं में पेड़ों पर रहेंगे। अतः उनका जीवन खाना बदोश या घुमक्कड़ था। यानी कि जहां पे जाओ वो बस खाने के चक्कर में रहते थे, घूमते रहते थे। इस युग में मनुष्य जो है कृषि अथवा पशुपालन से परिचित नहीं थे, और ना ही बर्तनों का निर्माण वो करना जानते थे। अतः इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, यानी कि वो केवल उपभोग करते थे। वह अभी तक उत्पादक नहीं बन सका, और उत्पादक कब बना, नवपाषाण काल में। अर्थात मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ जो है हमारा जो पूरा पाषाण काल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। और अगला जो हमारा होगा वो होगा मध्य पाषाण काल, फिर होगा नव पाषाण काल, और ऐसे करके हम लोग क्रमिक रूप से सारे के सारे चीजों को पढ़ेंगे। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, किसी तरीके से यूजफुल हो, तो प्लीज आप लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।